विषय हिंदी, कक्षा MA, सेमेस्टर द्वितीय, प्रश्नपत्र पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, प्रश्नपत्र संख्या 5, शीर्षक प्लेटो। उपशीर्षक प्लेटो की काव्य दृष्टि। विचार बिंदु हैं आदर्श समाज के प्रति आस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनुराग, दासता से मुक्ति, लोक कल्याणकारी कला का समर्थन, तार्किक शिक्षा पद्धति। मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आइए आज हम बात करेंगे प्लेटो की काव्य दृष्टि पर। प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ। एथेंस में जिस समय प्लेटो का जन्म हुआ उस समय पूरा एथेंस महामारी से जर्जर हो चुका था। इतना ही नहीं, उस समय एथेंस के अंदर आध्यात्मिक दिवालियेपन के माहौल में चारों ओर प्रवंचना, अवसरवादिता, तुच्छ स्वार्थपरता, विश्वासघात एवं असुरक्षा का माहौल था। 2/3 से अधिक जनसंख्या ऐसे लोगों की थी जो दास थे। इन्हीं के श्रम पर एथेंस की सभ्यता और संस्कृति का विशाल भवन खड़ा हुआ था, लेकिन नागरिक जीवन में भाग लेने का इन्हें अधिकार न था। प्रजातंत्र के नाम पर राजसत्ता अल्पसंख्यक कुलीनों और व्यापारियों के हाथ में थी। विद्वानों के मतानुसार प्लेटो का आदर्शवाद समकालीन समाज के पतन की गहरी प्रतिक्रिया का परिणाम है। या हम यूँ कहें कि जो साहित्यकार जिस समय में जन्म लेता है, समाज का जैसा परिवेश होता है, उसका प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। प्लेटो की पूरी शिक्षा सुकरात की छत्र छाया में हुई। राजनीति की इस दुर्दशा को देखकर प्लेटो ने व्यावहारिक राजनीति में कदम रखने का विचार किया, लेकिन जब वे वहाँ उसमें प्रवेश ही करने वाले थे गए तो राजनीति की अनीति और अत्याचार और अन्याय से इतने त्रस्त हो गए कि कुछ ही समय बाद उन्होंने वहाँ से संन्यास ले लिया और स्वतंत्र लेखन में लग गए। प्लेटो से पूर्व और उसके समय में भी कवि को उपदेशक, दूरदर्शक, संत एवं मार्गदर्शक समझा जाता था। महान कवि होने के कारण ही होमर को महान शिक्षक कहा जाता था, लेकिन प्लेटो अपने समय के काव्य को उत्तम नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय का अधिकांश काव्य केवल मनोरंजन के लिए लिखा जाता था। इसीलिए प्लेटो ने होमर और हेसियड जैसे कवियों को समाज में न घुसने देने का भी संकल्प लिया और लोगों से यह अपील भी की। वह होमर के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी उसकी ये निंदा करते हैं। प्लेटो का मत है कि उसके समय की कविता मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी और यूनानियों के अस्वस्थ मनोवेगों को उभारती थी। अपने मत की पुष्टि में प्लेटो ने अल्पतंत्र के उस युवक का उदाहरण दिया जो मनोरंजन के पीछे भागता है और सभी प्रकार के सत्परामर्शों की उपेक्षा कर देता है, निरुद्देश्य जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार दार्शनिक, सत्योपासक एवं तर्क का समर्थन करने के कारण प्लेटो ने काव्य के प्रति एक अपना निश्चित दृष्टि रखी और लोगों को इस बात से भी आगाह किया कि इस तरह की जो कविता है उसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं। सत्य तो यह है कि प्लेटो काव्य वस्तु का मूल्यांकन नैतिक औदात्य एवं सामाजिक उपादेयता के आधार पर करना उचित समझते हैं। वे मानते हैं कि सदाचार एवं नैतिकता के संबंध में कविता अंतिम प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसने एक स्थल पर स्पष्ट रूप से यह भी लिखा है कि भले लोगों को भी हानि पहुंचाने में समर्थ काव्य शक्ति निश्चित रूप से भयप्रद है। साथ ही जो लोग काव्य को अनियुक्तिपरक मानकर उसकी व्याख्या करते हैं, उनका भी प्लेटो ने विरोध किया है।
और उसके अनुसार सारा विवरणात्मक कविता में कुछ उनके अनुसार विवरणात्मक कविता में कुछ ऐसी शक्ति रहती है जो नैतिक उत्तरदायित्व के उच्चतम विकास का विरोधी है। इसीलिए वह स्वस्थ नैतिकता की रक्षा के लिए दैवी शक्तियों को उचित रूप में चित्रित करना आवश्यक समझता है। प्लेटो का मानना है कि कवियों के प्रति अंधी श्रद्धा, कवियों के प्रति यह अंधी श्रद्धा कि वे चिरंतन सत्य के शोधक और प्रतिष्ठाता हैं, विचारशील मस्तिष्क के लिए चुनौती प्रतीत होती है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो प्लेटो एक आदर्शवादी समाज सुधारक थे और वह प्रत्येक एथेंस निवासी को आदर्श नागरिक बनाना चाहते थे। इसीलिए उनका उद्देश्य कला सिद्धांत प्रस्तुत न होकर स्पष्ट रूप से करना था कि महान एवं सच्ची कला क्या होती है। उसने कवियों को आदर्श समाज या राज्य के निर्माता के रूप में कार्य करने का सदपरामर्श दिया। प्लेटो कविता को उसी सीमा तक ग्राही समझते हैं जिस सीमा तक वह राज्य व मानव के जीवन के लिए लाभप्रद हो। इससे स्पष्ट है कि प्लेटो ने एक दार्शनिक सुधारक एवं अपनी नूतन शिक्षा पद्धति से संचालक के दृष्टिकोण से ही काव्य और कला के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। उसने कवि को एक सूक्ष्म पलायन एवं पवित्र वस्तु कहा है जो दैविक प्रेरणा से बुद्धि एवं विवेक युक्त रहता है तथा उसमें अनुभूत्यात्मक क्षमता कला से नहीं बल्कि दैवी इच्छा से आविर्भूत होती है। साथ ही वह उच्च कोटि के काव्य को ही समाज के लिए उपयोगी समझते हैं। इसी आधार पर प्लेटो ने काव्य को 3 भागों में विभाजित किया। इसके साथ होमर तथा हेसियड जैसे कवियों को राष्ट्र के सुशासन को सुरक्षित रखने के लिए नगर में प्रवेश न करने देना चाहिए। यह बात प्लेटो ने स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखी। इसका अर्थ यह हुआ कि प्लेटो ने काव्य का उद्देश्य मानव चरित्र को प्रभावित करना और उसका निर्माण करना माना। प्लेटो ने होमर की आलोचना की थी, लेकिन होमर ने प्राचीन यूनान में जिस अनुकरणात्मक सिद्धांत का प्रवर्तन किया उसका सबसे अधिक प्रबल समर्थन प्लेटो ने ही किया। इसी सिद्धांत को आधार मानकर उसके विविध विषय विचार निर्मित हुए। क्योंकि प्लेटो एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, वे कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो लेकिन अगर उसमें 1-2 अच्छाई है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ यह स्मरणीय है कि प्लेटो ने अनुकरण शक्ति को मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति माना है और अपने इयोन तथा फ्रायदोस नामक कृतियों में समस्त कलाओं के अनुकृति मूलक मानकर उनके द्वारा मूलभूत सत्यों की अभिव्यंजना स्वीकार की है। इस प्रकार प्लेटो यही कहते हैं कि अनुकरण सभी कलाओं की मौलिक विशेषता है। प्लेटो ने चित्रकला, संगीत और ऐसी ही अन्य कलाओं को मूल रूप से एक मानते हुए कला के उदार कला और उपयोगी कला 2 भेद किए। दोनों ही कलाओं की विशेषता अनुकरण वृत्ति मानी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा कि उन दिनों यूनान में आजकल की ललित कला को अनुकरणात्मक कला या उदार कला कहा जाता था और उदार कला सामंतों और उपयोगी कला निम्न वर्ग की समझी जाती थी। लेकिन प्लेटो ने उदार कला की अपेक्षा उपयोगी कला को सत्य के सबसे अधिक माना, क्योंकि जो कला उपयोगी होती है वह सत्य के करीब होती है और वही समाज का कल्याण कर सकती है। साथ ही इन्होंने सबसे अधिक मात्रा में किए गए अनुकरण का भी विरोध किया। प्लेटो ने कविता और चित्रकला को समकक्ष ही रखा तथा उसका कहना है कि कवि शब्दों का और चित्रकार रंगों का अनुकरण करता है।
कवि और चित्रकार दोनों ही यथार्थ वस्तुओं का चित्रण नहीं करते, क्योंकि यथार्थ वस्तु तो शिल्पी की बनाई हुई है तथा दोनों शिल्पी की बनाई हुई वस्तुओं की नकल करते हैं। वस्तुतः कवि की दशा चित्रकार जैसी ही है। कवि एक निराधार प्रतिरूप का ही सृजन करता है तथा वह संपूर्ण के स्थान पर बाह्य और ऊपरी तथा यथार्थ के स्थान पर अयथार्थ का चित्रण कर न केवल भ्रम के जगत में निवास करता है बल्कि पाठकों को भी बहकावे में डालता है। इस प्रकार से हम देखें तो काव्य प्रकृति का अनुकरण है और प्रकृति सत्य का अनुकरण है, तथा हम वास्तविकता में जो कुछ देखते हैं कला और उसके अनुकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, चित्र, मूर्ति, उपन्यास और नाटक आदि सभी मूल कृतियों के अनुकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्लेटो की दृष्टि में सत्य वह है जिससे समाज और व्यक्ति के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को बल मिले और उसका उत्पादन हो, पर इसके विपरीत जो कुछ है वह असत्य है। लेकिन जो असत्य होगा वह कभी भी समाज और व्यक्ति के लिए ग्राह्य नहीं हो सकता है। प्लेटो ने काव्य का परीक्षण किया और अपने कथन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जब कभी कई प्राणियों या वस्तुओं की एक सामान्य संज्ञा होती है तो हम कल्पना कर लेते हैं कि उनका एक सामान्य आदर्श रूप होगा। प्लेटो काव्य सत्य का मूल्य उसकी सामाजिक उपादेयता एवं नैतिक औदात्य को मानते हैं और उसने अपने युग की काव्य कृतियों को ध्यान में रखकर ही काव्य सत्य के संबंध में निर्णय दिया तथा कविता को अज्ञान से उत्पन्न मानने के कारण ही वह काव्य सत्य को वास्तविक सत्य नहीं मानते। उनका कहना यह है कि कवि जिस वस्तु का अनुकरण करता है उसकी प्रकृति से परिचित नहीं होता है और उसका अनुकरण अज्ञानजन होने के कारण ही उसका सत्य भ्रामक है। इस संदर्भ से प्लेटो का यह कथन भी विचारणीय है। व्यावहारिक असत्य कथन पौराणिक कथाओं में उपादेय होता है, क्योंकि प्राचीन गुण के सत्य को हम नहीं जानते और कवि उस व्यावहारिक असत्य कथन को यथाशक्ति सत्य के समान प्रस्तुत करके उसे महत्वपूर्ण बना देते हैं। कुछ सावधानी के साथ इस कथन पर ध्यान दिया जाए तो प्लेटो कवि को कर्ता भी मानता था और उसका यही कहना था कि अपने कौशल द्वारा कवि न केवल काल्पनिक को वास्तविक सत्य का रूप देने में समर्थ होता है बल्कि उससे महत्वपूर्ण भी बना देता है। इस प्रकार यह समझना युक्ति संगत नहीं है कि प्लेटो काव्य को पूर्णतः अस्वीकार करता है, क्योंकि प्लेटो ने कभी भी श्रेष्ठ कलाकारों का विरोध नहीं किया और उसने प्रोतागोरेस नामक संवाद में शिक्षित समुदाय को यही सुझाव दिया कि वे लोग कविता संबंधी वाद विवाद से ही संतुष्ट न हो जाएं, बल्कि सत्य की खोज करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक साहस से काम लें। और वास्तव में सत्य की खोज करना बड़े साहस का कार्य होता है। प्लेटो सत्य काव्य का समर्थन करते हैं और काव्य में उद्देश्य, एकता, लयात्मकता पर बल देते हुए यही कहते हैं कि काव्य का विषय धार्मिक और नैतिक होना चाहिए तथा कवियों को देवताओं के चरित्र के सद्गुणों, सत्यताशील और सहृदयता का ही पक्ष स्वीकार करना चाहिए। प्लेटो ने मानव स्वभाव को चित्रित करने के लिए जो नियम कवियों के सामने रखे उनमें भी उसका सुधारक दृष्टिकोण ही प्रकट होता है और वह साहित्य के भी सद साहित्य और असद साहित्य दो प्रकार के भेद करते हैं। इसमें सद साहित्य के अंतर्गत वह देव स्तुति एवं सज्जन प्रशंसा को लेते हैं और असद साहित्य वह है जिसमें दंत कथाएं हों तथा यथार्थ का निराकरण किया गया हो। इस प्रकार प्लेटो कथाओं को असत साहित्य ही मानते हैं, लेकिन यदि वे किसी सत्य की प्रतिष्ठा करें
तो वह उन्हें भी सद साहित्य के अंतर्गत स्थान देने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कल्पना एवं फैंटेसी का सर्वदा तिरस्कार किया और वो कवि के लिए भावुकता को भी उपयोगी नहीं समझते हैं, उसके भी विरुद्ध थे, क्योंकि ये दोनों ही पाठकों पर भ्रांति का पर्दा डालती हैं। प्लेटो ने काव्य का सैद्धांतिक रूप से वर्गीकरण करते हुए उसके 3 भेद जो किए वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 गीति काव्य, नंबर 2 नाटक, नंबर 3 महाकाव्य। इनमें से गीति काव्य को प्लेटो ने शुद्ध विवरणात्मक रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि उसमें स्वयं अपनी ही कथा का उसमें चित्रण करता है कवि। नाटक को वह अनुकरणात्मक मानते हैं, जिसमें 2 तरह के होते हैं नाटक, सुखांत नाटक एवं दुखांत। महाकाव्य को वह मिश्रित काव्य रूप मानते हैं, जिसमें कवि कुछ अंश तक अपने माध्यम से और कुछ अंश तक अपने पात्रों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। यहाँ एक बात स्मरणीय है कि एक स्थान पर प्लेटो ने ट्रेजेडी को महाकाव्य की अपेक्षा घटिया बताया है और आदर्श ट्रेजेडी में श्रेष्ठ एवं उदात्त जीवन को अनुकरणीय कहा है, तथा वह दुखांत दृश्यों से भी सुख की प्राप्ति संभव समझते हैं। इसी प्रकार वह कॉमेडी का मूल आधार हास्यास्पद एवं बेढंगे कार्यों को मानते हैं तथा व्यक्तिगत व्यंग तथा गंभीर एवं मनोमालिन्य पैदा करने वाली हंसी को वो हास्य नहीं मानते। निर्दोष हंसी को ही हास्य कहते हैं। वह दूसरों पर हंसने की आदत को अनुचित समझते हैं और हास्य के लाभ बतलाते हुए कहते हैं कि हास्य में हमें मानव स्वभाव का ज्ञान होता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो हास्यास्पद नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि प्लेटो का ऐतिहासिक महत्व केवल प्रथम आचार्य होने के नाते ही नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसी सामग्री प्रदान करने का श्रेय भी है जिसने भावी आलोचकों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। इस वक्तव्य के लिए मैंने जिन ग्रंथों की सहायता ली है वे सहायक ग्रंथ इस प्रकार हैं। नंबर 1 भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांत, डॉक्टर राजकिशोर, प्रकाशन केंद्र सीतापुर रोड, लखनऊ। नंबर 2 पाश्चात्य साहित्य चिंतन, निर्मला जैन, राधाकृष्ण प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली। पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भगीरथ मिश्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी। धन्यवाद।